हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो आपको पता ही होगा एयरफोर्स एनडीए के लिए स्पेशली वीडियो है और ये फिजिक्स की वीडियो रहेगी। आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट, काफ़ी ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स था। उस पर मैंने एक कम्युनिटी में डाला था, एक पोस्ट डाली थी जिसमें वोटिंग कराई थी। तो उसमें 9000 के समथिंग वोट हैं और जिसमें कि आपने डिमांड की है कि हमारा एयरफोर्स का बैच चलाया जाए, एनडीए का बैच चलाया जाए। ओके, तो आप चिंता ना करें, जिस तरीके से आपको मैं एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी कराने वाला हूँ यही आपका आईआईटी की जो फिजिक्स होती है उसमें काम करेगा। थोड़ा बहुत नीट में आती है फिजिक्स तो उसमें काम करेगा, और साथ में जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि बीटेक का एग्ज़ाम ले लीजिए या कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, बीएससी वगैरह करोगे वहाँ पर, यानी कि ओवरऑल बात की जाए जहाँ पर टेक्निकल साइंस आती है वहाँ पर ये सारा कुछ काम करने वाला है। और इन सब से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो मैं इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि जो एनडीए एयरफोर्स का होता है उसमें 11वीं की फिजिक्स भी आती है, 11वीं का फिजिक्स का सिलेबस भी होता है। तो मैं पहले आपका इंटर वाले सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपको डबल फायदा हो जाए। एक तो एयरफोर्स में तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि बोर्ड का प्रत्येक चॉइस वाला क्वेश्चन और प्रत्येक छोटे छोटे क्वेश्चन में बात करता हूं, बोर्ड में आपका 1 व 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं और बल्कि 3 अंक तक के जितने भी प्रश्न हैं वो इसी सीरीज में से आ जाएंगे। यानी कि आपका ये एयरफोर्स वाली जितनी भी क्लासेस कराऊंगा मैं, उनको कर लोगे तो उनसे बाहर नहीं जाने का है। इसलिए इनको देखते रहना और इनके भी नोट्स आप बनाते रहना। और यकीन मानिए आज की ये वीडियो में वह जानकारी मिलेगी आपको जो आपको शायद ही पूरे YouTube पर कहीं पर मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिल सकती। आप टॉर्च लगा कर भी देखोगे ना तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है इस तरीके की चीज़। और अब तक आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, आप चाहे बीएससी में हो या एमएससी में हो, आपको अब जो फिजिक्स मिलेगी पढ़ने के लिए उससे आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। हर चीज़ बदलने वाली है क्योंकि इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो आपने या तो छोड़ दी होगी या आपने बिल्कुल पढ़ाना होगा या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं होगा। वो सारी कुछ बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस लेवल की क्लास होने वाली है ये, बिल्कुल 0 टू अपर से भी अपर ऊपर की। राइट, चलिएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। राइट, स्थिर वैद्युतिकी में भी हम चैप्टर ले रहे हैं अपना जो इंटर का पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे, स्पेशल पॉइंट भी जानेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एक एक करके। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम आवेश जानेंगे कि भाई आवेश वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो आवेश हर चीज़ के बारे में लिखते रहना और पॉइंट टू पॉइंट याद भी करते रहना। राइट, तो देखिएगा आवेश से पहले थोड़ी सी बात चलो, जो ईसा मसीह का जन्म भी था उससे पूर्व की बात करेंगे, 600 वर्ष पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह ऐसा होता है कि जो आगे ईसा मसीह के आगे की सन को हम प्लस में गिनते हैं, उससे पीछे की को माइनस में गिनते हैं कि ईसा मसीह से क्या जो जन्म था उससे 600 वर्ष पूर्व की बात है, यानी पहले की बात है। एक ग्रीक के एक दार्शनिक हुआ करते थे, कहाँ के? ग्रीक के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। इन्होंने देखा कि हम जैसे कि कोई पदार्थ है आपका आबूनस की छड़ मान लीजिए, उसको इन्होंने एक फलालेन, क्या? फलालेन और किसको? आबूनस पदार्थ की छड़ को फलालेन से रगड़ा, तो रगड़ने पर इनको प्राप्त हुआ कि ये जो छड़ है छोटे छोटे धूल के कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, ठीक है, छोटे छोटे जो पंख होते हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या देखा? कि अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राइट, तो ये किसने बताया था? सबसे पहले आकर्षण वर्ड का जो आपका स्थिर वैद्युतिकी में आकर्षण का जिक्र किसने किया था? सबसे पहले थेल्स ने। कब? ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व। कहाँ के थे? ग्रीक के। राइट, तो इन्होंने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिएगा मेरे पास में ये मेरा मार्कर है और मैं थोड़ा सा कागज़ ले रहा हूँ, कागज़ के टुकड़े, देखिएगा।
ये मेरे पास में कागज़ के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने ये थोड़े से तोड़ दिए, राइट। तो इनको मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये डाल दिया है, राइट। अब मेरे पास में ये प्लास्टिक का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको ऐसे घिस रहा हूँ। बचपन में आपने भी बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे, तो ये देखिएगा, तो ये इस तरीके से देखो, ये चिपक रहे ना, चिपक रही, देखिएगा, ये देखो, ये इस तरीके से चिपक गया। तो ये जितना ज़्यादा आप इसको घिसोगे उसी हिसाब से ये चिपक जाएगा, देखिएगा ये चिपक रहा है, राइट। तो ये देखिएगा ये चिपक गया, इस पर ये गिर रहा है, ये देखिए ये चिपक रहा है, इस तरीके से ये आपस में चिपक जाते हैं, देखो ये और ये, ठीक है। तो ये क्या है, आकर्षण दिखा रहा है, एक दूसरे चिपक रहा है तो मतलब आकर्षण दिखा रहा है। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी में आकर्षण वर्ड का प्रयोग किसने किया, थेल्स ने किया, राइट। तो इनकी इस खोज को 2000 वर्ष तक कोई भी विशेष उपाधि या विशेष कुछ तजुर्बक नहीं मिला था। तो भैया इसके 2000 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। देन 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्ष बाद क्या हुआ, वर्ष बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। और ये बात है 1600 ईस्वी की। तो इनके लगभग 2000 वर्ष बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने सन 1600 ईस्वी में बताया या देखा कि जो इन्होंने बताई थी, थेल्स ने क्या बताई थी कि आबूनस की जो छड़ है उसको फलालेन से घिसते हैं तो वो आकर्षण दिखाती है, यानी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इन्होंने ये इसी चीज़ को स्टडी करते हुए आगे बताया कि ये स्पेशली आबूनस और फलालेन की छड़ के साथ ही नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो आपस में रगड़े जाते हैं तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसी आकर्षित करने के गुण को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युतिकी। क्यों, क्योंकि ये नाम कहाँ से लिया गया है, वैद्युतिकी नाम कहाँ से लिया गया है कि इसका जो नाम होता है, इसका इलेक्ट्रिक होता है, इसका नाम इलेक्ट्रो बोलते हैं। आबूनस को क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा में इसका नाम था, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ही नाम था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि आबूनस का ग्रीक भाषा में नाम क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, और इसी के गुण को क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बोला था, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युतिकी, ठीक है। इसी की जो गुण को, यानी कि आबूनस तथा कुछ पदार्थ, अन्य पदार्थ जो रगड़े जाने पर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसी गुण को या इसी ऊर्जा को नाम दिया था वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला था क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है नाम, तो उसको बोला था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युतिकी, राइट। अब नॉर्मली स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके आवेश क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, उसका स्टडी करना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। केवल इतना पढ़ा के हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, वैद्युतिकी शब्द कहाँ से आया, स्थिर कहाँ से आया। स्थिर इसलिए आया क्योंकि ये जो छड़ हमने घिसी थी आपस में, जैसे मैं इस पर घड़ घिस रहा हूँ, तो इस पर जो आवेश आया वो गति नहीं करता है, वो गति नहीं करता है मतलब क्या, स्थिर रहता है। जब स्थिर रहता है तो इसीलिए उसका नाम दिया गया था स्थिर आवेश, और इसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी, राइट, या स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आई बात। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप एक एक पॉइंट को पीछे करना, फिर से सीख लेना, राइट। चलिएगा अब सीधे सीधे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आवेश की तरफ आ जाते हैं। अब सीधे सीधे आएंगे आवेश। अब आते हैं सीधे सीधे वैद्युत आवेश पर। वैद्युत आवेश क्या होता है इसको जान लेते हैं, परिभाषा लिख लीजिए। वैद्युत आवेश
किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। राइट, तो क्या बोला है मैंने? केवल याद रखना, किसी पदार्थ का वह गुण या किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अथवा लगा सकते हो, यहाँ पर कोई भी एक चीज़ उत्पन्न करता है, तथा लगा दो या अथवा लगा दो। यहाँ पर अथवा भी आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा, जो चाहो वो लगा दीजिए, ठीक है। या अनुभव करता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत आवेश, राइट। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है वैद्युत आवेश जिसके द्वारा हम वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो सकता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, राइट। अब देखिएगा, नॉर्मली देखा जाए तो जैसे कि हमारे पास ये है, इसको घिसा, इसके बाद में दूसरा कोई पदार्थ इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो मतलब आकर्षण होना ही मतलब क्या है? वैद्युत प्रभाव है अपने आप में एक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आवेश के साथ में। तो आवेश की परिभाषा हो गई। आवेश दो प्रकार का होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि आवेश के बारे में किसने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, और ये कब बताया था? तो ये बताया था आपका 1750 ईस्वी में। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि भाई 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो नाम दिए। फ्रैंकलिन ने आवेश को दो नाम दिए। तो भैया आवेश का नामकरण किसने किया था कि धनावेश होता है, आवेश ऋणावेश होता है? तो इसके बारे में किसने बताई थी? याद रखिएगा, आपका टिक जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन सी सन में बताई थी? 1750 में बताई थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, राइट। तो इन्होंने ही नाम दिया था आवेश का कि आवेश कैसा होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश जिसको बोलते हो आप पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश जिसको बोलते हो हम नेगेटिव चार्ज। ओके, तो धनावेश समझ में आया, ऋण आवेश समझ में आ गया। ओके, चलिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ के बाद में आप कहोगे कि सर ये यहाँ से तो कोई बनेगा नहीं, परिभाषा वगैरह नहीं आएंगी। बिल्कुल आ सकती हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, आवेश, या इस तरीके से आ जाता है। तो आपको टिक लगाना है वैद्युत आवेश पर। ओके, इस तरीके से कि भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया। अब इसके बाद में आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको, अब एक स्पेशल पॉइंट लिखिए, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर वह
धनावेशित हो जाती है तो उसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ने पर वह ऋणावेशित भी हो सकती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि मेरे पास में ये काला मार्कर है, इसको मैंने नीले के साथ में रगड़ा और इस पर धनावेश आ गया, तो मैं इसको इस लाल के साथ में रगड़ने पर ऐसा नहीं है कि इस पर धनावेश ही रहेगा, ऋण आवेश भी आ सकता है, राइट। तो ये आप घबराने वाली बात नहीं है, इसको पॉइंट के तौर पर याद कर लेना कि किसी एक वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ें तो उनमें से किसी एक वस्तु पर धनावेश आ जाए तो उसी वस्तु को हम किसी तीसरी वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो वहाँ पर ऋण आवेश भी आ सकता है, राइट। और ऐसा भी याद मत कर लेना कि ऋण आवेश ही आएगा, ऋण आवेश आ भी सकता है, राइट। और उस पर धनावेश भी बढ़ सकता है, तो धनावेश भी और ज़्यादा बढ़ सकता है या ऋण आवेश भी आ सकता है, मतलब ये है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट इस तरीके से, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा ये आपका मोस्टली मैं इसका लिख दे रहा हूँ बिल्ली की खाल, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं फलालेन, तीसरा कांच, चौथा रुई, पांचवा रेशम, छठा है लकड़ी। ये है क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ये छठा लकड़ी देख लेता हूँ मैं, लकड़ी, अरे 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 अरे, चलो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लकड़ी। 7 आपका है धातुएं। 8 है आपका रबड़। 9 रेजिन। 10 अंबर। 11 गंधक। और 12 पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 12 है आपका आबूनस, एबोनाइट। 12 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एबोनाइट जिसको बोलते हैं हम आबूनस, राइट। तो ये मैंने पॉइंट आपको लिखे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल पॉइंट हैं। तो ठीक है, तो इस पर क्या होता है देखिएगा, इसमें ये है किसी भी वस्तु को, इनमें से किसी भी एक वस्तु को ले लो, इसमें एक क्रम लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर वाली वस्तु के साथ में रगड़ेंगे तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और यदि नीचे वाली वस्तु के साथ में रगड़ेंगे तो उस पर धनावेश उत्पन्न होगा। सपोज दैट कि ये 3 चीज ले रहा हूं मैं, 1 2 3, ठीक है। अब रेजिन को मैं रबड़ के साथ में रगड़ूंगा तो रेजिन पर तो ऋण आवेश आएगा और रबड़ पर धनावेश आएगा, ठीक है। रबड़ को मारा गोली, सिंपल सा एक चीज याद रखो कि रेजिन को मैं रबड़ के साथ में रगड़ूंगा तो रेजिन पर आएगा ऋण आवेश, और यदि इसके नीचे वाली वस्तु पर रगड़ूंगा तो आएगा रेजिन पर धनावेश। मतलब क्या है कि इस क्रम में लिखने के बाद में, इस क्रम में प्रत्येक वस्तु को उससे अगले वाले क्रम के साथ रगड़ा जाता है तो उस पर धनावेश आता है, और उसके नीचे वाले क्रम के साथ रगड़ा जाता है तो उस पर ऋण धनावेश उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके समझ गए बातों को, यानी कि इससे ऊपर वाले के साथ में रगड़ा जाएगा तो ऋणावेश और नीचे वाले के साथ में रगड़ा जाएगा तो धनावेश, ऐसा समझिएगा। ऊपर वाले के साथ में रगड़ा जाएगा तो कैसा, ऋण आवेश, और नीचे वाले के साथ में रगड़ा जाएगा तो धनावेश उत्पन्न होता है। तो मतलब क्या है, जैसे कि फलालेन है, ये कांच है, कांच को हम यहीं पे मत जाओ, यहाँ पर चलो,
कांच को हम बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और यदि इसी कांच की छड़ को हम रुई से रगड़ेंगे तो कांच पर कैसा आएगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज को किससे रगड़ रहे हैं। तो इस क्रम में लगा लेना, रेशम, रेशम को मैं रुई से रगड़ूंगा तो रेशम पर आएगा कैसा, ऋण आवेश आएगा, क्योंकि ये रेशम ऊपर वाला क्रम है। और इससे पीछे छठे वाले पर जाएंगे तो रेशम को मैं लकड़ी से रगड़ूंगा तो इस पर क्या आएगा, धन आवेश आएगा। तो ये हमेशा याद रखना इस क्रम को, कि इनको एक क्रम में लिख लेना ऐसे करके, कि बिल्ली की खाल, फलालेन, कांच, इस तरीके से। तो इसके ऊपर वाले के साथ में रगड़ेंगे तो ऋणावेश, और नीचे वाले के साथ में रगड़ेंगे तो धनावेश उत्पन्न होता है। राइट, तो ये समझ में आ गया। तो कभी कभी यहीं से पॉइंट बनता है कि भैया अंबर को गंधक के साथ रगड़ा जाएगा तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, बताइए। अंबर को गंधक के साथ में रगड़ा जाएगा, गंधक नीचे है इसके, तो मतलब कैसा, ऋण आवेश, सॉरी ऊपर वाले के साथ में ऋण आवेश और नीचे वाले के साथ में धनावेश। तो अंबर को गंधक के साथ में रगड़ेंगे तो अंबर पर कैसा आएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। समझ में आएगी बात। किसी भी धातु को लकड़ी के साथ में रगड़ेंगे तो धातु पर क्या आएगा, किसी भी धातु को लकड़ी के साथ में रगड़ेंगे हम तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और किसी धातु को हम रबड़ के साथ में रगड़ेंगे तो क्या होगा, किसी भी धातु को मैं रबड़ के साथ में रगड़ूंगा तो उस पर क्या आएगा, नीचे वाले पर धनावेश आता है, ऊपर वाले पर ऋणावेश आता है। तो धातु को मैं लकड़ी के साथ में रगड़ूंगा तो धातु पर ऋणावेश आएगा, और धातु को मैं रबड़ के साथ में रगड़ूंगा तो उसी धातु पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो मतलब ये इस क्रम में लगाने के बाद में नीचे वाले के साथ में रगड़ेंगे तो उस धातु पर क्या आएगा, धनावेश, और उसको ऊपर वाली रगड़ेंगे तो उस पर। अब रबड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, रबड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा रबड़ पर। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब आता है एक पॉइंट कि जो आवेश की जो माप होती है वो हमेशा वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा होती है। ठीक है, तो आवेश की जो माप है, आवेश की जो वास्तविक जांच है, आवेश की जो वास्तविक माप है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको समझाता हूं आपको। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही होगी आपको। अब आते हैं, आवेश की जो जांच होती है वो वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा होती है। आवेश की जांच वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा होती है। वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा क्या होती है भाई, आकर्षण के द्वारा क्यों नहीं होती, क्योंकि यदि हम कोई हमारे पास में चार्ज्ड बॉडी है और इसके पास में सपोज दैट कि धनावेश है, ठीक है, और इस धनावेश को यदि मैं ये उदासीन है, कोई उदासीन वस्तु है, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसके पास लेकर आऊँगा तो प्रेरण द्वारा इस पे से आवेश इस पर चला जाएगा। क्या होगा, इस पे से आवेश इस पर चला जाता है। राइट, तो हम इसका जो मापन है नहीं कर सकते हैं। और यदि ये चार्ज बॉडी है और इसके पास में मैं ऋण आवेश लेकर आऊँगा तो भी इस पर आकर्षण होगा, लेकिन फिर भी हम इसका क्या करते हैं, मापन नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगी ना कि इस पर आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर भी आकर्षण होगा, और जब हम इसको यानी चार्ज बॉडी को उदासीन के साथ में लेकर आएंगे तब भी आकर्षण ही दिखाएगा। क्यों आकर्षण दिखाएगा, क्योंकि प्रेरण के द्वारा, प्रेरण प्रभाव के द्वारा इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा उदासीन बॉडी पर, तो वहाँ पर आकर्षण दिखाएगा। तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से आवेश इसमें गया है या ये पहले से ही आवेशित वस्तु थी। ठीक है, इसीलिए हम उसका आकर्षण के द्वारा या उदासीन के द्वारा हम उसका मापन नहीं कर सकते। बात समझो भाई, यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी आकर्षण दिखा रहा है। अब हमको पता कैसे चलेगी कि ये चार्ज्ड बॉडी है और ये उदासीन लेकर इस पर पहले से ऋण आवेश है, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। जब कोई एक वस्तु है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, उसको एक प्लस वाली जो चार्ज्ड बॉडी है, ये धनावेशित वस्तु के साथ में
पास में लेकर आए तब भी इनके बीच में आकर्षण आ रहा है। और ये अनावेशित यानी कि ये आपका ऋणावेशित बॉडी है, इसको धनावेशित बॉडी के पास लेकर आए तब भी आकर्षण आ रहा है। तो दोनों में ही आकर्षण आ रहा है, तो फिर हम कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि भाई हम पता नहीं कर पाते कि ये उदासीन वस्तु है या ये पहले से ही ऋणावेशित है। इसीलिए हम इन दोनों अवस्थाओं को ना लेकर हम कौन सी अवस्था चेक करते हैं, प्रतिकर्षण वाली। प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि यदि हमें पॉजिटिव वस्तु का जांच करना है तो इसके पास में हमें पॉजिटिव वस्तु ही लेकर आनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कि इस वस्तु के पास में इसी प्रकृति का आवेश है, तभी ये प्रतिकर्षण दिखा रहा है। यदि मैं इसके पास में नेगेटिव वस्तु लेकर आऊंगा तो नहीं बता सकता, क्योंकि नेगेटिव के साथ में भी आकर्षण होगा और यहाँ पर उदासीन वस्तु लेकर आऊंगा उसके साथ भी आकर्षण होगा। उदासीन के साथ में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि प्रेरण के द्वारा इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो ये आकर्षण दिखाएगा, ये चीज़ होती है। तो हमारा नॉर्मली पॉइंट है ये आपका आ चुका है, आपका ये IIT में आया था भाई कि जो आवेश की जो जांच होती है वो किसके द्वारा होती है, वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा, राइट। तो इस पॉइंट को याद कर लेना, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। और हाँ, ये मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं, नोट्स दूंगा मैं तब जब इस वीडियो पर बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स आएगा, तो ये पूरे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बिल्कुल भी देखिएगा, ये नोट्स एकदम स्पेशल नोट्स मैंने ये इसके लिए ही बनाए, एयरफोर्स NDA वगैरह के लिए बेहतरीन नोट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब है जब हमारा देखिएगा, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, जब हम किसी एक वस्तु को हम इससे रगड़ेंगे और इस पर धनावेश यानी कि अपने कणों को आकर्षित कर रही है, तो मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, एक से दूसरी में चले जाएंगे या दूसरे से पहली में आ जाएंगे। ओके, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अब आता है कि धनावेशित होने का अर्थ क्या होता है, कि कोई वस्तु धनावेशित है, धनावेशित का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर धनावेशित कब आता है, जैसे कि हमारे पास में Na होता है, इसका क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो अब हमारे पास में क्या है, Na पॉजिटिव है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रहेगी। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने स्थानांतरित कर दिया किसी दूसरी वस्तु को, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो धनावेश का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसमें क्या होता है, धनावेशित का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी का होना, ठीक है। तो उस पर क्या है, धनावेशित का अर्थ होता है सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। मतलब क्या है, ये शॉर्ट में ही समझ गए होंगे आप, इससे ही समझ जाओगे कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका अर्थ है कि उस पर सामान्य अवस्था में जितने उसके सामान्य अवस्था में उसका यानी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उस पर उस अवस्था से उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि मैं कह रहा हूं धनावेशित है यानी कि सोडियम पर धनावेशित है, तो मतलब क्या है कि सोडियम पर नॉर्मली देखा जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका 11 परमाणु क्रमांक है, जितना क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो और इस पर एक पॉजिटिव का मतलब ये दिखा रहा है कि अब इस पर 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इस पर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो धनावेशित का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस पर क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है। तो कमी को दिखाता है। और ऋणावेशित क्या दिखाता है, ऋणावेशित का अर्थ होता है ऋणावेशित का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। जैसे कि भैया क्लोरीन है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। अब 17 होता है Cl और ये Cl नेगेटिव है, तो अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो मतलब क्या है कि ये सामान्य अवस्था से इस पर क्या है, सामान्य अवस्था से
इलेक्ट्रॉन की अधिकता, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का मतलब ये है, ऋण आवेश का तात्पर्य क्या होता है कि उस वस्तु पर आवेश जो है आपका, उस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितने सामान्य अवस्था में उस पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस पर नॉर्मली, उससे अब उस पर क्या है, ज़्यादा हैं। और धनावेश का मतलब क्या है कि जितना उस पर होने चाहिए थे उससे उस पर क्या है, कम है। वास्तव में यदि मैं कहूं कि भैया एक आदमी को क्या है, इस आदमी पर 100 रुपये होने चाहिए, 100 रुपये होने चाहिए, इस पर ये पॉजिटिव लग रहा है, तो मतलब क्या है कि अब इस पर 100 रुपये नहीं है, इस पर 100 रुपये से कम है। और इसका ये नेगेटिव लग रहा है, तो मतलब क्या है कि अब इस पर 100 रुपये नहीं, इससे 100 रुपये से ज़्यादा है। राइट, तो ये चीज़ दर्शाती है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। राइट, तो ऋणावेश अधिकता और धनावेश कमी दिखाता है। तो नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो बताओ उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सामान्य अवस्था से उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक हैं, तो अधिकता के लिए क्या है, उस पर उसकी प्रकृति कैसे होगी, ऋण आवेशित होगी। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी किसी वस्तु पर अपने सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आवेश कैसा होगा, उसकी प्रकृति होगी धनावेशित। या कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका अर्थ होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और ऋणावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। सामान्य रूप से उस पर क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ अब देखिएगा, याद रखना, आवेशन की कुछ घर्षण के कारण भी आवेश होता है। तो घर्षण, जो घिसने के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक वस्तु यानी 2 वस्तुओं को हम आपस में घिस दें, यानी कि घर्षण करें, ठीक है, घिसने पर, रगड़ने पर, तो क्या होगा, दोनों वस्तुओं पर बराबर परंतु विपरीत आवेश आता है। यदि मैं एक वस्तु और 2 वस्तु को रगड़ूं, तो इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर एक नेगेटिव आएगा, यदि इस पर 2 पॉजिटिव आएंगे तो इस पर नेगेटिव आएंगे। तो मतलब क्या है कि इसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं घर्षण से। क्या होंगे, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये समझ में आ गए। अब आती है कि जो आवेशन हो सकता है वो किन किन विधियों से हो सकता है। आवेशन की विधि, आवेशन की बहुत सारी विधियां हैं, 2-3 मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि एक घर्षण के द्वारा आवेशन, जो अभी हम बता रहे थे, रगड़ना। दूसरा होता है चालन के द्वारा आवेशन। तीसरा होता है प्रेरण। ठीक है, ये आवेशन की विधि है। यदि हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से घिसेंगे तब उसमें क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा चार्ज। चालन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वस्तु है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके पास में हमने दूसरी वस्तु रख दी और इसको टच कर दिया, एक चालक तार से जोड़ दिया या इन दोनों को आपस में जॉइंट करके रख दिया, तो इसमें क्या होगा कि ये धनावेश उधर पहुंच जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, तो ये चालन होता है, चालन तार से जोड़ने पर। राइट, और एक प्रेरण द्वारा, प्रेरण आपने पढ़ा होगा इंटर में, क्या था कि जब हम किसी एक वस्तु के पास में दूसरी वस्तु या तो सटा के रख दें या उससे कुछ दूरी पर रख दें, और दूरी पर रख देंगे और इसके पास में हम कोई पॉजिटिव छड़ लेकर आएँ या इस पर आवेश दें, तो इस पर प्रेरण के द्वारा इस वाली पर भी विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उस घटना को प्रेरण कहते हैं। तो मतलब एक को हम आवेश दे रहे हैं, दूसरी पर अपने आप उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना भी इसी पर आधारित होती हैं, तो ये सब क्या होता है, प्रेरण के द्वारा। तो ऐसे भी हम आवेश कर देते हैं। ठीक है, संधारित्र की प्लेट, एक प्लेट को आवेश दे रहे हैं, दूसरी पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। चालन चालक तार के द्वारा जोड़ने पर, घर्षण घिसने के द्वारा, रगड़ने के द्वारा, तो ये आवेशन समझ में आ गया। अब देन आता है आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आवेशों के मूल गुण पर आते हैं।
आवेशों के पहला क्या है, आवेशों के मूल गुण, कि जो सजातीय आवेश होंगे उनके बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है? या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे। राइट? नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो वो दूर भगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे तो दूर भगाएंगे। दूसरा होता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो ये आकर्षण, यानी कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसे आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है और अलग अलग आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। मतलब ये है, विजातीय का मतलब अलग अलग, सजातीय का मतलब एक जैसे। राइट? चलिएगा, ये हो गया। एक आ जाता है यहीं से आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण तो आप समझ ही रहे होंगे, ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। फिर भाई आवेश का क्या हो सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम आवेश का संरक्षण। तो ओवरऑल बात यह है, एक विलगित चालक का आवेश कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, सदैव बराबर रहता है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश संरक्षण क्या होता है, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है। वही यहाँ से उठाया आवेश, वहाँ पहुँचा दिया, ये चीज़ है। राइट? तो ये आवेश का संरक्षण हो गया। और आपका अब आता है आवेश का क्वांटीकरण। अब आ जाते हैं अपने आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कि यानी कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु है वो आवेशित है, तो प्रत्येक आवेशित वस्तु का जो आवेश होता है एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। उसी न्यूनतम मान को हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या होता है, प्रत्येक आवेशित वस्तु, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसी न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? यानी कि कोई भी, पूरी संसार की कोई भी वस्तु है वो आवेशित है, तो उस आवेशित वस्तु पर जो आवेश आएगा वो एक इसी मान का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब 1 ई 2 ई 3 ई, इस तरीके से। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है, किसी भी वस्तु पर आवेश वो कितना रहेगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा Q बराबर प्लस माइनस NE आएगा।
जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है और E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। और n बराबर कभी भी n का मान 1/2 3/4 इसमें मतलब ये जो E है ना, E कभी भी याद रखना भिन्नात्मक नहीं हो सकता। जैसे कि 2/3 E नहीं हो सकता, किसी वस्तु पर 4/5 E नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आएगा। मतलब कभी भी ये मान भिन्न में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण। मतलब क्या है कि ये एक अपने आप में एक पूर्ण संख्या आएगी, कभी भी बट्टे में नहीं आ सकती, भिन्नात्मक नहीं आ सकती। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा इतना होगा, प्लस माइनस एन ई, माइनस में होगा या पॉजिटिव होगा, धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, लेकिन होगा कि 1 कूलाम 2 कूलाम मतलब 1 ई, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तभी तुमने पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुना है आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। राइट, चलिएगा एक और चीज़ कि आवेश जो होता है उसका किसी वस्तु की गति पर या गति का आवेश पर या आवेश का गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु पर 10 कूलाम आवेश है और यदि वो गति करने लगे तो उस पर 10 कूलाम ही आवेश रहेगा। ऐसा नहीं है कि गति करने पर आवेश कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो आवेश और गति का कोई संबंध नहीं होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है और यदि वो गतिशील है, उस पर जितना आवेश है उतना का उतना ही बना रहता है, आवेश में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्या पॉइंट था आवेश के बारे में कि भाई आवेश का गति पर कोई भी गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कि वस्तु की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रुकी हुई है या वो गतिशील है, उस पर जितना आवेश है उतना का उतना ही रहेगा। या तो गतिशील अवस्था में माप लो या स्थिर अवस्था में माप लो। राइट, तो अभी हमारा एक पॉइंट वो क्वांटमीकरण था, वो पूरी बात रह गई। ठीक है, आवेश क्या होता है, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होता है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण यही है क्वांटीकरण के आवेश कभी भी किसी भी यानी प्रकृति की प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी ई का पूर्ण गुणज होता है। और किसी वस्तु पर जो आवेश है Q बराबर एन ई होता है, इसी को बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि ये क्वांटीकरण हो जाता है इसका। मतलब कभी भी ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ये जो है आपका भिन्नात्मक नहीं हो सकता, सदैव पूर्ण गुणज होगा। कितने का, 1 2 3 4 ऐसे होगा n बराबर। तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आवेश का यही गुण जिसमें ये कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ये सदैव 1 2 3 4 का पूर्ण गुणज होता है और आगे तक। ठीक है, तो मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज होता है। कुल मिला के बात ये है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आपका क्या रह जाएगा, ये हो गया। अब एक चीज़ और है आपका, मुक्त रूप में पाए जाने वाला मूल आवेश। मुक्त रूप में पाए जाने वाला मूल आवेश E है, जिसका मान आपको पता ही है, E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो भैया मुक्त रूप से यानी मुक्त रूप में पाए जाने वाला मूल आवेश, तो यही है आपका मूल आवेश की यदि हम बात करें तो यही होता है E। राइट, तो ये चीज़ है आपका। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े से
आवेश के बारे में कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल, हाँ चलो ये भी कर देते हैं कि भैया आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, और इसकी जो विमा है AT होती है। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश की विमा AT, राइट। और इसका सूत्र Q बराबर NE, ठीक है। प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कुछ आवेश के कुछ छोटे बड़े मात्रकों की हम बात करेंगे, उनको हम लिखेंगे जल्दी से। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, राइट, जल्दी से कर लीजिए। अब आ जाते हैं आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात, आवेश का मात्रक आपको पता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक बराबर कूलाम। लेकिन दूसरी बात, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? आपने केवल इतना पढ़ा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हमने क्या बताया? आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, राइट। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई ESU या फ्रैंकलिन, जिसे बोलते हैं हम FR होता है। समझ में आ गई बात? आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई ESU या फ्रैंकलिन होता है। ओके, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम होता है। ओके, चलिएगा पांचवी बात लिखते हैं। पांचवी बात है आपकी कि भाई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 6 एक फैराडे बराबर होता है 96,487 कूलाम, ठीक है। जिस तरीके से G का मान 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसी तरीके हम इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से ये जो है आपका लगभग 96,500 कूलाम मान के हम इसको हल कर लेते हैं। कुछ किताबें इतना 96,500 ही बोलती है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक फैराडे की 96,487 कूलाम होता है। 96,487 कूलाम होता है। ओके, चलिएगा ये हो गया। अब आता है कि भैया एक कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं? एक कूलाम बराबर 3 × 10⁸ ESU, यानी स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ये हो गया, ठीक है। इतने ESU होते हैं, राइट। एक कूलाम बराबर
1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 9। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 10 की पावर 10 की पावर ये भी 9 ही है, ये भी 9 है, घबराना नहीं है। और 1/10 एब कूलाम, 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम, राइट। तो ये है, तो मतलब क्या है ओवरऑल 10वीं बात ये है कि 10 कूलाम जो होता है वो 1 एब कूलाम के बराबर होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आवेश के बारे में आपको कितने 10 पॉइंट ऐसे मिले हैं जो आपको शायद ही कोई बता पाए। आवेश का मात्रक सभी लोग जानते हैं कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्थिर वैद्युत इकाई यानी ईएसयू, या जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का 1 फैराडे बराबर 96,487 कूलाम आवेश होता है, यानी कि 96,500 कूलाम आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश में 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई होते हैं। 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। और 10 कूलाम बराबर क्या होता है? 10 कूलाम जो आवेश होता है वो 1 एब कूलाम के बराबर होता है, राइट। तो ये आवेश के बारे में 10 ऐसे पॉइंट हैं, शायद ही आपने कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे, राइट। आपने यदि हमारी क्लास करी होगी 12th की तो उसमें तो जरूर बताए होंगे। भाई वीडियो बहुत मेहनत के साथ में बनी है। वैसे तो मेरे को इसमें अभी आवेश के बारे में एक लेक्चर और आएगा, तब जाके आवेश पूरा खत्म करूँगा। आवेश जो बनता है वो क्वार्क से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही क्यों होता है, प्रोटॉन पर धनावेश ही क्यों होता है, ये क्वार्क्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा, राइट। तो बिल्कुल एकदम ऐसी मतलब कर दूंगा कि आपको कहीं पर भी जाके ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती, बशर्ते बस इस वीडियो पर आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए। बहुत सॉलिड वाला रेस्पॉन्स आएगा तो ही फिर आगे मन करेगा कि हाँ आपके लिए और आगे बनाया जाए एकदम बेहतरीन। बिल्कुल 0 लेवल की क्लास चलाऊँगा और अपर लेवल तक लेकर जाऊँगा, जो शायद ही आपको कहीं मिले, राइट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और आपको प्रोवाइड करा सकूं। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।